डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 87। तभी अमन ने याना को एक झटके से याना को अपनी तरफ खींच लिया और याना अमन के चौड़े सीने से जा लगी, लेकिन याना ने तभी अमन के सीने पर हाथ रख लिया। अब अमन ने याना के करीब आते हुए कहा, किस बेवकूफ़ ने कहा मर्द सेकंड हैंड होते हैं? मर्द कभी सेकंड हैंड नहीं होते हैं, और अपनी बीवी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम मर्दों की तुम औरतों की तरह हाइमन शील्ड नहीं टूटती। और याना ने अंदर तक शर्मिंदा हो गई। तब अमन ने याना के गले पर दोनों हाथ रखे और एक अंगूठा उसके दाएं गाल पर और दूसरे अंगूठे से अमन उसके होठों को मसल रहा था। और याना अपने दोनों हाथों से अपने के हाथों को हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, और अमन धीरे धीरे बात करता हुआ उसके होठों के करीब आ रहा था। लेकिन रही इस्तेमाल करने की बात, तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। तुम अमन सिंह शेखावत को इस्तेमाल करके फेंको। ये हक सिर्फ मेरे पास है, और आज मैं इस हक का इस्तेमाल करके तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं तुमसे दूर हुए, इसलिए तुम्हारी गर्मी दिमाग को चढ़ रही है, इसलिए ये सब बकवास कर रही हो। लेकिन आज रात तुम्हारी भी निकाल दूंगा, और तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे ठिकाने पर लगा दूंगा। तब याना ने डरते हुए कहा, अमन गलती हो गई, दोबारा कभी आपको सेकंड हैंड नहीं कहूंगी, प्लीज छोड़ दो। तब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं जान, आज रात छोड़ने की नहीं, एक दूसरे में उतरने की रात है। और अमन अब याना के होठों पर अपने होंठ रखने ही वाला था। तभी याना ने जोर से हुआ किया और अमन एक झटके से पीछे हो गया। तभी याना मुंह पर हाथ रख कर वॉशरूम में भागी, और अमन अब हैरान था इसको अचानक क्या हुआ है। और अमन ने अब बारी बारी अपनी अंडरआर्म को सूंघ कर कहा, मैं तो रोज डियो करता हूँ, फिर इसको मेरे करीब आने पर वॉमिटिंग क्यों आई? और याना की अब जोर जोर से उल्टियां करने की आवाज आ रही थी, और अमन अंदर पानी की बोतल लेकर गया और उसकी कमर को रब करने लगा, और फिर याना को गिलास में करके पानी दिया और टॉवल से याना का फेस साफ किया और उसको गोद में उठाकर बाहर लाया। फिर उसको आहिस्ता से बेड पर लिटाते हुए पूछा, ये अचानक तुम्हें उल्टियां क्यों आई है? तब याना ने कहा, अब मुझसे आपका नजदीक आना बर्दाश्त नहीं होता, शायद इसलिए वॉमिटिंग हुई। और अमन के खून का खून फिर से खोलने लगा, और याना अब कंबल से मुंह ढक लेट गई। और तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। अमन ने देखा तो दरवाजे पर ईशा खड़ी थी। तब ईशा ने कहा, अमन, मोम ने मुझसे कहा है मुझे अपने हस्बैंड के रूम में ही सोना चाहिए। अमन अब याना को अपने रूम ले आया था, ये सोच कर कि अब वो याना को अलग नहीं सोने देगा, लेकिन अब याना ने उसका इतना मूड ऑफ कर दिया था, इसलिए अमन ने अब ईशा का हाथ पकड़ा और उसको अंदर लाकर याना के ऊपर से कंबल उतार फेंका और गुस्से में कहा, निकलो यहाँ से, जिसको मेरे नजदीक आना बर्दाश्त नहीं उनके लिए मेरे बेड पर भी कोई जगह नहीं है। और याना अब उठकर खड़ी हो गई, और ईशा अमन का के हाथ में अपना हाथ देखकर फूले ना समा रही थी, वो भी तब जब अमन याना को कमरे से निकाल कर उसको अंदर लाया था। और याना ने अब गुस्से में ईशा को देखते हुए कहा, इसको तो वैसे भी मेरी इस्तेमाल की हुई चीज़ें लेने का बहुत शौक है, इसलिए अब मेरी इस्तेमाल की हुई गंदी चादर भी इस्तेमाल कर लेगी, जो अभी मेरे हस्बैंड और मैंने गंदी की है। और ये कहकर याना गुस्से बाहर जाने लगी, और ईशा मुंह खोले याना को देख रही थी, जबकि अमन होंठ दबाकर हंसा उसके इस गंदे झूठ पर, क्योंकि वो जानता था उसने ये सब ईशा को झंड करने के लिए कहा है। और अमन ने मन में कहा, काश वाइफी ये झूठ तुम सच कर लेती तो तुम्हें इस रूम से जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ईशा भी गुस्से से तिलमिला गई थी, और अमन अब याना के पीछे आया और उसके सामने आते हुए मुस्कुरा कर कहा, चलो मुझे सॉरी बोल दो, और चलो फिर दोनों मिलकर तुम्हारे झूठ को सच करते हैं। आओ ना जान, दोनों मिलकर चादर गंदी करते हैं। तब याना ने अमन का हाथ झटक कर कहा, आपकी रियल वाइफ आ चुकी है, जो करना है उसके साथ करिए। और याना गुस्से में बाहर आ गई। अब अमन खड़ा रह गया। अब ईशा ने कहा, अमन अभी के अभी सर्वेंट को कॉल करो, वो ये बेडशीट चेंज करेंगे। तब अमन ने गुस्से में कहा, शट अप ईशा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें टीज करने के लिए ये सब झूठ बोल कर गई है। और ईशा ने अब गुस्से से दांत भींचे, और अमन अब बेड पर आकर लेट गया। और जैसे ही ईशा उसके बराबर में लेटने लगी, तभी अमन ने कहा, ईशा मुझे तुम्हें बार बार बताना पड़ेगा, हम दोनों पति पत्नी नहीं है, इसलिए प्लीज तुम काउच पर जाकर लेटो। और ईशा मुंह बनाती हुई काउच पर आकर लेट गई। अगली सुबह अमन अब जिम करके डाइनिंग हॉल में आया, और जल्दी से ईशा ने चंचल को अमन की तरफ इशारा किया, तो चंचल पेट पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस लेती हुई टेबल पर सामान रखने लगी। और अमन ने चंचल को देखते हुए कहा, ये तुम काम क्यों कर रही हो, बाकी सब कहाँ है? तब गंगा ने मुंह लटकाकर कहा, क्या बताए बेटा, धारा तो कविता के साथ अपने चाचा के घर चली गई है, महारे घुटनों से ना चला जावे, और ये सब बेचारी मेहमान है, इनसे कहीं क्या काम करने को। तब अमन ने कहा, याना कहाँ है?
तब ईशा ने कहा, याना को तो सोने से और खाने से ही फुर्सत नहीं है, किचन की तरफ तो उसने देखने से भी मना कर दिया। तब अमन ने बबीता से कहा, याना को बुला कर लाओ, और बबीता चुपचाप याना को बुला लाए और अमन ने याना से गुस्से से कहा, तुम्हें इतना भी होश नहीं है, चंचल माँ बनने वाली है और वो अकेली किचन संभाल रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे बस की तो नहीं है इस हवेली को वारिस देना, जो दे रही है उसकी कुछ तो देखभाल कर लो। और याना ने खामोशी से जी कहा और किचन की तरफ चल दी। और अमन ने उसको जाते हुए कहा, दोबारा मैं चंचल को काम करता हुआ ना देखूं। अब याना ने आहिस्ता से कहा, आप बेफिक्र रहे। लेकिन तभी पीछे से सूरज की आवाज आई। उसने कहा, याना जी कोई काम नहीं करेगी, याना जी आप अपने कमरे में जाओ। और का फिर से खून खोलने लगा। अब अमन ने कहा, बहुत जल्दी मार भूल गया, फिर तू पति पत्नी के बीच में आ रहा है। तब सूरज ने कहा, आपकी पत्नी से पहले ये एक जीती जागती इंसान है, कोई रोबोट या गुड़िया नहीं है जो आपके इशारे पर चलेगी, और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उधर सीढ़ियों से उतरते मयंक ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, लगता है ये फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होगा। अब अमन ने याना को देखते हुए कहा, तुम किचन में गई नहीं अभी तक? लेकिन तभी सूरज ने कहा, मैं कह रहा हूं ना, याना जी कहीं नहीं जाएगी। अमन का मन तो कर रहा था वो फिर से दो चार उसके लगा दे, लेकिन रात ही वो हॉस्पिटल से आया था इसलिए बर्दाश्त कर दिया और सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, तू होता कौन है कहने वाला? मैं उसका पति हूँ और याना वही करेगी जो मैं चाहूंगा। अब अमन ने सूरज की तरफ देखते हुए याना से कहा, याना किचन में जाओ, दैट्स माई ऑर्डर। और अमन की फौजियों वाली एक दहाड़ से याना भागती हुई किचन में गई और सूरज गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अब अमन डाइनिंग चेयर पर आकर बैठा। तब ईशा की चाची ने अमन से कहा, बेटा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं देख रही हूँ आपका ध्यान ईशा से ज्यादा याना की तरफ होता है। आप जिस तरह से याना को ऑर्डर देते हो और वो आपके ऑर्डर फॉलो करती है, मुझे तो ऐसा लगता है ईशा नहीं बल्कि याना आपकी पत्नी है। तब ईशा ने एकदम बौखला कर कहा, एक्चुअली चाची, याना अमन के अंकल की बेटी है और वो ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए हुए हैं और याना की जिम्मेदारी वो अमन पर छोड़ कर गए हैं, इसलिए अमन एज गार्डियन याना की देखभाल करते हैं। क्योंकि आपको तो पता है मासी कितनी केयरलेस है। तब चाची ने कहा, कब तक याना यहाँ रहेगी? तब अमन ने जूस पीते हुए कहा, पूरी जिंदगी। तब चाची ने कहा, लेकिन बेटा बिना किसी रिश्ते के आप कब तक याना को यहाँ रखोगे? जवान खूबसूरत लड़की है, इससे अच्छा है आप उसकी शादी अपने भाई सूरज से करा दो। इससे याना आपके घर में भी रहेगी और एक सही रिश्ते के साथ रहेगी। और सूरज और याना की जोड़ी भी खूब जमती है, दोनों उम्र और कद काठी से परफेक्ट मैच है। और अमन के हाथ में जूस का गिलास फुटने को था। अब ईशा और प्रिया दोनों अमन के बर्दाश्त से लाल होते फेस को देख रही थी। तब अमन ने गुस्से में जूस का गिलास जमीन पे दे मारा और गुस्से से कहा, याना के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, इसके लिए मुझे किसी का मशवरा नहीं चाहिए। और अमन अब गुस्से में अपने कमरे में चला गया। और ईशा की चाची अमन के इस रिएक्शन से शॉक थी। याना कुर्सी पर बैठी हुई थी, क्योंकि बबीता जानती थी याना की कंडीशन क्या है, इसलिए उन्होंने याना को कुर्सी पर बैठा दिया था और खुद काम कर रही थी। बस याना बता रही थी, लेकिन जैसे ही याना को किचन में किसी के आने की आहट लगी तभी याना कुर्सी से खड़ी हो गई और काम करने लगी। अब याना ने आने वाले को देखा तो ईशा थी, और ईशा समझ गई याना कोई काम नहीं कर रही थी, बस बैठी हुई थी, इसलिए ईशा उसी कुर्सी पर बैठ गई जिस पर याना बैठी थी और वही बैठकर मोबाइल चलाने लगी ताकि याना को दोबारा बैठने का मौका ना मिले। और अब खड़े खड़े याना की तबीयत खराब होने लगी थी और याना ने ईशा के डर की वजह से सारा काम किया। असल में डर ईशा का नहीं था, डर तो अमन का था, जिसके कंधे पर रखकर ये सब याना को मजबूर करते थे। और जब सारा खाना बन गया तो बबीता ने याना से कहा, आप अमन साहब के साथ जाकर दवाई ले आना, बाकी काम हम देख लेंगे। और ईशा अब बाहर निकल गई और याना की अब हालात खराब हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट के लिए कहा था। अब बबीता याना हाथ पकड़कर उसको कमरे में ले जा रही थी, जब अमन की नज़र कमरे से निकलते हुए याना पर गई, जो हौंफते हुए कमरे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। और अमन को अब उसकी फिक्र हुई। अमन ने अब खुद से कहा, कहीं याना की सच में तो तबीयत खराब नहीं है। और अमन अब जल्दी से घबराकर याना के रूम में गया, देखा तो याना अब आंखें बंद करे बेड के क्राउन से टेक लगाकर गहरे गहरे सांस ले रही थी। तब अमन ने याना का माथा और गाल छूते हुए फिक्र से पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तब याना ने गुस्से में अमन का हाथ झटक कर कहा, आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है मैंने, इसके आगे आपको मेरे मरने या जीने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और याना झट से वॉशरूम में चली गई और अमन के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। और अमन भी अब गुस्से में बाहर निकलकर गाड़ी के पास आया। तब उसके पास प्रिया आई और अमन से कहा, दामाद जी आज मैं और दीदी घर जा रहे हैं, एक्चुअली पूनम की डिलीवरी में अब थोड़ा ही टाइम बचा है, आप ईशा को डॉक्टर के ले जाओ, उसको थोड़ा पेट में दर्द है। तब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ वो आपको एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दे।
तब प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू बेटा, और मेरी ईशा का ख्याल रखना, मैं उसको तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। तब अमन ने कहा, आप फिक्र मत करें, ईशा मेरी जिम्मेदारी है। और तभी ईशा भी आई और सब ने मिलकर प्रिया, ईशा की चाची और लीना को विदा किया। लेकिन जाते जाते लीना ने कहा, जीजू, मैं आपसे छोटी हूँ और आपसे बहुत कम समझदार, लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूँ, कभी कभी हम वो नहीं देख पाते जो सच होता है। उसके लिए हमें अपनी मन की आंखों का इस्तेमाल करना होता है। बाकी आप खुद समझदार है। और अमन ने लीना को मुस्कुरा कर देखा और वो सब चले गए और ईशा अब अमन के सीने लगकर आंसू बहा रही थी। उसको अपनी माँ के जाने का दुख नहीं था, बस अमन के सीने से लगने का बहाना चाहिए था। तब अमन ने ईशा की कमर थपथपा कर उसको तसल्ली दी और अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगा। तभी ईशा ने कहा, अमन मेरे पेट में बहुत दर्द है, प्लीज मुझे किसी लेडी डॉक्टर के ले चलो। और अमन ने कहा, ठीक है चलो, उदयपुर में एक बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर आई है, डॉक्टर ऋतु अग्रवाल, तुम वही चलो। और अब ईशा बहुत ज्यादा खुश थी, उसको अमन की लग्जरी गाड़ी में अकेले बैठने का मौका जो मिला था, क्योंकि उसको दर्द वरद कुछ नहीं था, बस उसको अमन को याना से दूर करना था। क्योंकि उसने बबीता को कहते सुन लिया था, जो याना से कह रही थी आप साहब को लेकर डॉक्टर के चली जाना, इसलिए अब ईशा याना से पहले ही अमन को डॉक्टर के लेकर जा रही थी। याना अभी रूम में लेटी थी जब उसके फोन पर डॉक्टर ऋतु अग्रवाल का कॉल आया, जो याना का ट्रीटमेंट कर रही थी। अब याना ने हेलो किया, तब डॉक्टर ने पूछा, यान कहाँ है आप? आपको पता भी है आज आपको हर हाल में अपना इंजेक्शन लेना है, वरना आपका ट्रीटमेंट बीच में से रुक जाएगा, जो आपके बेबीज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आपके हस्बैंड को भी कॉल मिला रही हूँ, लेकिन बन जा रहा है। अब याना को याद आया सूरज का फोन मारपीट में टूट गया था। तब याना ने कहा, लेकिन डॉक्टर मैं कैसे आ पाऊंगी, मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं। तब डॉक्टर ने कहा, आप कैब बुक करके आ जाओ, लेकिन प्लीज आ जाओ क्योंकि तुम्हारा इंजेक्शन बहुत जरूरी है। और याना ने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। अब याना बहुत परेशान थी, क्या करे, लेकिन अपने बच्चों की खातिर जाना भी जरूरी था, इसलिए याना हवेली के पिछले रास्ते से बाहर निकल आई और टैक्सी बुक करके हॉस्पिटल आ पहुंची। एपिसोड 88। याना अभी रूम में लेटी थी जब उसके फोन पर डॉक्टर ऋतु अग्रवाल का कॉल आया, जो याना का ट्रीटमेंट कर रही थी। अब याना ने हेलो किया, तब डॉक्टर ने पूछा, यान कहाँ है आप? आपको पता भी है आज आपको हर हाल में अपना इंजेक्शन लेना है, वरना आपका ट्रीटमेंट बीच में से रुक जाएगा, जो आपके बेबीज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आपके हस्बैंड को भी कॉल मिला रही हूँ, लेकिन बंद जा रहा है। अब याना को याद आया सूरज का फोन मारपीट में टूट गया था। तब याना ने कहा, लेकिन डॉक्टर मैं कैसे आ पाऊंगी, मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं। तब डॉक्टर ने कहा, आप कैब बुक करके आ जाओ, लेकिन प्लीज आ जाओ क्योंकि तुम्हारा इंजेक्शन बहुत जरूरी है। और याना ने कहा, ठीक है। अभी याना बहुत परेशान थी, उसने सरस्वती को बुलाया तो और उससे पूछा, अमन कहाँ है? तब सरस्वती ने कहा, मेम साहब आपकी मासी और उनकी बहन सब अपने घर चली गई है। तब याना ने सीने पर हाथ रखकर कहा, थैंक गॉड, आधी मुसीबत तो कम हो गई मेरी। अब याना ने सरस्वती से पूछा, और बाकी सब कहाँ है? तब सरस्वती ने कहा, ईशा और अमन साहब तो शायद उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए हैं, चंचल मेम साहब मयंक साहब के साथ गई है, गंगा बुआ सब पड़ोस में गई हुई है। अब याना को मैदान बिल्कुल साफ लगा और अब उसने गाड़ी बुक की और हवेली के पीछे वाले रास्ते से बाहर आई, क्योंकि मैंने गेट पर गार्ड होते थे। पीछे वाले रास्ते में सिर्फ एक गार्ड था और जैसे ही उसकी नज़र बची याना बाहर निकल गई और याना अब हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी। वो इतनी धूप में कितनी मुश्किल से आई थी, ये याना को ही पता था। और इधर ईशा मजे से अमन की लग्जरी गाड़ी के मजे लूट रही थी, फुली चिल्ड गाड़ी, और ईशा आंखें बंद करे मुंह बनाया लेटी थी जैसे उसको कितना दर्द है। साहिल अब अपने बंगले पर आया और मोना अपनी दोस्तों के साथ किटी पार्टी कर रही थी, जब किसी ने मोना के मुंह पर एक जोरदार चांटा मारा और मोना आंखें फाड़े साहिल को देख रही थी, जो इस टाइम गुस्से में जला भुना खड़ा था। और साहिल ने अब चीखते हुए कहा, शर्मानी चाहिए, कैसी माँ हो तुम, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटी इस हाल में है, लेकिन तुम्हें जरा परवाह नहीं। उसने अपनी माँ को बचाने के चक्कर में अपनी खुशियों को दाव पर लगा दिया। तब मोना ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तब साहिल ने कहा, बकवास में कर रहा हूँ, ये देखो। अब साहिल ने याना के जिस्म पर लगे एक एक निशान को मोना को दिखाया और फिर याना पर हुआ हर जुर्म बताया, जो इमली साहिल को और अपने डेड को बता रही थी। अब मोना अपना सर पकड़कर बैठ गई और बाल मुट्ठी में भींचकर कहा, नो नो, उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरी बेटी पर इतना जुर्म करे, आई विल किल हिम, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अमन सिंह शेखावत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अब मोना गुस्से में बाहर की तरफ भागी, तभी साहिल ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचकर कहा, अमन कोई मामूली आदमी नहीं है जिससे तुम अपनी बेटी छीन कर ले आओगी। वो हस्बैंड है याना का, आर्मी का मेजर है और राजस्थान का सबसे अमीर आदमी, और तुम नहीं जानती वो इसके अलावा भी कौन है? अब मोना ने पूछा, कौन है?
तब साहिल ने जो बताया, मोना के पसीने छूट पड़े और मोना ने चीख कर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी बेटी को तुमने फंसाया है। मुझे मेरी बेटी ला कर दो। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है अपनी बेटी को लेकर। साहिल, किसी भी तरह मेरी बेटी को उसके चंगुल से निकाल कर लाओ। तब साहिल ने कहा, पहले ये बताओ ये डीके कौन है। तब मोना ने कहा, मुझे नहीं पता कौन है, मैं बस उससे हेमंत के जरिए मिली थी। अब साहिल ने परेशान होकर ये सारे फसाद की जड़ ये डीके है। अब मोना मुंह पर हाथ रख कर रोने लगी। तब साहिल ने कहा, याना को हम दोनों की बेटी होने की सजा मिली है। एक गुनाह अनजाने में मैंने कर लिया, याना को अमन के साथ बांध कर, और दूसरा तुमने किया याना को नाजायज बताकर, और फिर उसको फंसा दिया हमेशा के लिए। लेकिन एक बार मुझे ये डीके मिल जाए और वो अमन के सामने सब उगल दे, तब मैं अपनी बेटी को अमन से बचा सकता हूँ। अब मोना ने कहा, अब क्या होगा साहिल। तब साहिल ने कहा, मैं बस अपनी बेटी को वापस लाना चाहता हूँ अमन से तलाक दिलाकर। उसको लाने से पहले मुझे उसको तलाक दिलाना है, अमन से उसका ताल्लुक हमेशा के लिए ख़त्म करना है, और फिर मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए तुमसे और अमन से दूर ले जाऊंगा। अब मोना ने कहा, साहिल ऐसा मत कहो, याना मेरी भी बेटी है। तब साहिल ने मोना को सोफे पर धकेल कर कहा, तुझ जैसी माँ से तो अच्छा है मेरी बेटी बिना माँ के रहे। और साहिल गुस्से में बाहर निकल गया। याना अब हॉस्पिटल आई तो डॉक्टर ने याना को सबसे पहले इंजेक्शन दिया। अब याना ने कहा, डॉक्टर बहुत दर्द हो रहा है। तब डॉक्टर ने कहा, याना जैसे जैसे आपकी डिलीवरी के दिन करीब आएंगे आपको पेन होगा, इसके लिए मैं आपको अभी दवा दे देती हूँ। तभी हॉस्पिटल का सीईओ वहाँ आया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर इस पेशेंट को बाद में देखना, पहले मेजर अमन सिंह शेखावत की बीवी को देखो, हम उनको वेट नहीं करा सकते। अब अमन का नाम सुनकर याना शॉक रह गई। अब डॉक्टर ने कहा, सर आप चलिए मैं आती हूँ। और हॉस्पिटल का सीईओ ने कहा, जल्दी आइए, और बाहर चला गया। अब डॉक्टर ने याना से कहा, मेजर अमन सिंह शेखावत तो आई थिंक सूरज सिंह शेखावत के बड़े भाई है और आपके जेठ है। अब याना ने एकदम चौंक कर आहिस्ता से हाँ कहा। तब डॉक्टर ने कहा, मतलब एक घर में रहते हुए भी इतनी अनबन, अपनी वाइफ को लेकर आ गए, अपने भाई की बीवी को नहीं ला सकते थे। याना तुम अब अकेले मत जाना, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, मैं उनको बोल दूंगी तुम्हें भी अपने साथ ले जाए। तब याना ने एकदम डॉक्टर से कहा, नहीं डॉक्टर उनको बताना भी मत, मैं यहाँ हूँ, क्योंकि सूरज की अपने बड़े भाई से बिल्कुल नहीं बनती है। अगर उसको पता चला तो बिना मतलब में बात बढ़ जाएगी, और वैसे भी मेरी प्रेगनेंसी के बारे में मेरे ससुराल वालों को नहीं पता है, क्योंकि मेरे बच्चों को खतरा है उनसे, इसलिए आप प्लीज़ उनको कुछ मत बताना। तब डॉक्टर याना की प्रॉब्लम समझ गई और आहिस्ता से कहा, ठीक तुम फिक्र मत करो, मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगी, मैं बस अभी उनकी वाइफ को देख कर आती हूँ। और डॉक्टर बाहर निकल गई। अब डॉक्टर रूम में आई तो डॉक्टर की नज़र अमन पर गई, जिसने ग्रे गुची ब्रांड की टी शर्ट और ब्लैक बेलेजर कोट पहना था, बाल जेल से सेट थे, ब्लैक चश्मा, ब्लैक जीन्स और गुची के ब्रांड ब्लैक हैवी शूज, और वो सोफे की बैक पर हाथ रखकर टांग पर टांग रखे मोबाइल चला रहा था। और पास ही बेड पर एक अल्ट्रा मॉडर्न लड़की लेटी हुई थी, जिसने ब्लू टाइट फिट जीन्स पहनी थी और रेड कलर की कट स्लीव्स टॉप, जिसमें उसका पेट और सीना चमक रहा था, जरूरत से ज्यादा मेकअप और चिड़िया के घोंसले जैसे बाल। डॉक्टर ऋतु अमन की पर्सनैलिटी देखकर इम्प्रेस हुई, वहीं ईशा को देखकर उसका मुंह बन गया। अब डॉक्टर ने ईशा को चेक किया और ईशा ने बताया, मुझे यहाँ दर्द है। तब डॉक्टर ने कहा, ठीक है मैं एक इंजेक्शन दे देती हूँ, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। अब ईशा ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तब अमन उसके पास खड़ा हुआ और ईशा से प्यार से कहा, ईशा डॉक्टर की बात मान लो वरना ठीक कैसे हो पाओगी। तब ईशा ने कहा, ठीक, लेकिन मेरी एक शर्त है। अमन तुम मेरा हाथ थाम कर रखोगे। तब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है। तब अमन ने डॉक्टर से कहा, आप इंजेक्शन लगाए, और ईशा ने अमन का हाथ कस के पकड़ लिया और अमन ने अब हंसते हुए कहा, डरपोक लड़की, लग गया इंजेक्शन। अब डॉक्टर ने ईशा से कहा, आप मैडम एक इंजेक्शन से इतना डर रही हैं, जबकि मेरी एक पेशेंट है आपसे बहुत छोटी, वो ट्विंस बेबीज को जन्म देने वाली है, लेकिन अकेली ही अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कराने आ गई। देखो जरा कितनी हिम्मत है लड़की में। अब अमन ने चौंक कर डॉक्टर को देखकर पूछा, उसकी फैमिली कहाँ है? क्या वो लोग बेवकूफ़, एक लड़की जो जुड़वा बच्चों को जन्म दे रही है, ऐसे हाल में उसको अकेला भेज दिया? उसका हस्बैंड कहाँ मर रहा है? उसकी बीवी उसको जुड़वा बच्चों का बाप बना रही है और उसको जरा भी परवाह नहीं, हद होती है लापरवाही की भी। अब डॉक्टर ने अमन को देखते हुए सीने पर हाथ बांध कर कहा, सही कहा आपने, हद होती है ऐसे लोगों से जो अपनों को ही ना समझे। उस लड़की का जेठ है यहीं पर जो काफ़ी अमीर है, लेकिन अपने भाई की बीवी के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं। तब अमन ने कहा, इट्स सो चीप मैन, ऐसा करे आप उस लड़की को हमारे साथ भेज दीजिए, मैं उनको उनके घर ड्रॉप कर दूंगा। तब ईशा ने कहा,
अमन, ऐसे ही किसी को भी अपने साथ ले जाना चाहते हो? तब अमन ने कहा, ईशा, वो लड़की जुड़वा बच्चों को जन्म दे रही है। कितनी बड़ी बात है ये, जरा उस लड़की की कंडीशन समझो तुम। अब डॉक्टर ने कहा, वाकई ये बड़े लोग भी क्या खूब दिखावा करते हैं। अपने भाई की बीवी के लिए जगह नहीं, किसी अनजान के लिए कितनी हमदर्दी दिखा रहे हैं। अब डॉक्टर ने कहा, नो नो इट्स ओके, वो लड़की जा चुकी है टैक्सी लेकर। अब अमन ने कहा, आपने अकेला क्यों भेज दिया, उसकी फैमिली मेंबर को बुलाना चाहिए था। हाउ सैड, बेचारी। अब डॉक्टर ने कुछ दवा लिख कर दी और अमन ने एक वार्ड बॉय को बुलाकर दवा मंगा ली। और डॉक्टर के जाने के बाद ईशा ने कहा, अमन तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे उन बच्चों के बाप तुम ही हो। तब अमन ने कहा, ईशा, मेरी किस्मत और बीवी दोनों इतने अच्छे नहीं हैं जो मुझे दो बच्चों का बाप बना देंगी। मुझे तो अपनी बीवी से एक भी उम्मीद नहीं रही। अब ईशा ने अमन का हाथ थाम कर कहा, तो बीवी बदल कर देख लो, क्या पता तकदीर बदल जाए, क्या पता तुम्हारी दूसरी बीवी तुम्हें वो दे दे जो तुम्हें चाहिए, क्या पता मैं ही तुम्हें बाप बनने की खुशी दे दूं। तब अमन ने कहा, ईशा, मैं बाप सिर्फ याना के बच्चों का बनना चाहता हूँ और किसी के नहीं। और डॉक्टर अब याना के पास आई और कहा, आपके जेठ को आर्मी में नहीं बल्कि एक्टिंग की दुनिया में होना चाहिए था। एक तो पर्सनैलिटी भी किसी रोमांटिक नॉवेल के हीरो के जैसी है, ऊपर से एक्टिंग भी कमाल की कर लेते हैं, और उसकी मेकअप पॉश वाइफ अच्छा खासा किसी साइड गुंडी का रोल निभा लेगी। तब याना ने हंसकर पूछा, क्या हुआ है? तब डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, कुछ नहीं, और याना से सूरज के न आने के बारे में पूछने लगी। और कुछ देर बाद याना को अपने सामने दवा दी। अब याना ने एक नर्स को बुलाकर अमन के बारे में पूछा। तब उस नर्स ने कहा, वो तो चले गए। डॉक्टर ने कहा, याना, अगर प्रॉब्लम हो तो मैं अपने ड्राइवर से तुम्हें छुड़वा देती हूँ। तब याना ने कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं गाड़ी बुक करके लाई हूँ। और याना अब बाहर आ गई। और अब याना ने जैसे ही चारों तरफ देखा, कोई गाड़ी वहां नहीं खड़ी थी। तब याना ने उस टैक्सी ड्राइवर को कॉल किया तो उसने कहा, मैडम, मैं नहीं आ सकता क्योंकि आज टैक्सी वालों की हड़ताल है। वो तो मैं उस रास्ते जा रहा था इसलिए आपको ले आया, अब आप किसी बस से चली जाओ। और याना ने हैरान खड़ी रह गई। अब याना की हिम्मत फिर से इतनी सारी सीढ़ियां चढ़कर दोबारा डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए याना बस के इंतजार में खड़े लोगों के पास आ गई और चिलचिलाती धूप में याना भी सबके साथ खड़ी हो गई। उसके मुंह पर सूरज की तपिश पड़ रही थी जिसको याना हाथ से रोकने की कोशिश कर रही थी और बार बार दुपट्टे से अपना पसीना साफ कर रही थी। इधर ईशा बड़े शान से अमन की कीमती लग्जरी ब्लैक मर्सिडीज बेंटले में बैठी थी और उसकी हैवी रेड कलर की सोफे जैसी सीट पर बैठी एक्ट के सामने अपने नेल पेंट सूखा रही थी और अमन बाहर खड़ा किसी जानकार से बात कर रहा था। अब ईशा ने शीशा थोड़ा सा नीचे करके कहा, अमन जल्दी आओ ना प्लीज, मुझे बहुत बोरिंग फीलिंग आ रही है तुम्हारे बिना। अब अमन उस आदमी से आखिरी बात करके गाड़ी में आकर बैठ गया और सीट बेल्ट लगा ली और अभी गाड़ी स्टार्ट ही की थी तभी साइड मिरर से अमन को बस स्टॉप पर पब्लिक के बीच में याना खड़ी दिखी जो बार बार दुपट्टे से अपना पसीना साफ कर रही थी और हाथ बढ़ाकर आती हुई बस को रोक रही थी। और तभी अमन ने एक झटके से गाड़ी के ब्रेक लगा दिए और ईशा सीट से उछलकर मुंह के बल आगे गिरी, लेकिन अमन को कोई परवाह नहीं थी। उसने बिजली की सी तेजी से अपनी बेल्ट खोली और बाहर की तरफ भागा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।